हेलो स्टूडेंट्स, सनराइज क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विकास आप लोगों को आज ये प्रकाश चैप्टर का भाग टू जो है लेकर के आया हूँ। यहाँ पे आप समझेंगे कि भाग 1 का वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। अगर आपने भाग 1 वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जा कर के क्लिक कीजिए, वहाँ पे आपको इसका जो है पार्ट 1 का वीडियो मिल जाएगा। ओके, तो अब उस टॉपिक के बाद यानी कि यहाँ तक कंप्लीट हो चुका था कि समतल दर्पण के उपयोग हम लोग पढ़ लिए थे कि समतल दर्पण का कहाँ उपयोग हुआ था। कुछ टॉपिक्स जो पढ़ाई हो चुका है उसको पार्ट 1 में आप आसानी से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आप इसको भी देखते हैं, पार्ट 2 के भी वीडियो को देखते हैं, तो आपको इसमें भी समझ में आएगा, क्योंकि ये नया टॉपिक जो है इसमें शुरू होने वाला है। ओके, तो चलते हैं इसके बाद हम लोग न्यू टॉपिक की ओर कि कौन सा टॉपिक है आप यहाँ पे समझेंगे। देखिए, बहुप्रतिबिंब। देखिए, बिंब तो हम लोग जान गए थे, बिंब का मतलब वस्तु होता है और प्रतिबिंब का मतलब उसका इमेज होता है यानी कि फोटो होता है। ठीक है, लेकिन कहा जा रहा है कि बहुप्रतिबिंब। बहु का मतलब बहुवचन से है। बहु का मतलब क्या है? बहुवचन से है, मतलब कि एक से अधिक। अगर कोई, देखिए, कोई ऐसा दर्पण है, दर्पण को हम इस कंडीशन में रखेंगे कि उसमें जो है वस्तु का प्रतिबिंब एक ना बन करके अनेक जो है प्रतिबिंब बने। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, फिगर में आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो फिगर है दर्पण, और दर्पण जो है आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए दर्पण है। ये क्या है? दर्पण है, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ एंगल पर ये झुका करके रखा हुआ है और बीच में देखिए आप यहाँ पे फ्रूट्स है। लेकिन इसका इस एक जगह यानी 2 फ्रूट्स है यहाँ पर, लेकिन आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ इसका जो है प्रतिबिंब बन रहा है। 3, देखिए टोटल 6 प्रतिबिंब बन रहा है ना। तो इस प्रकार अगर बन रहा है प्रतिबिंब, एक से अधिक अगर बनता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? बहुप्रतिबिंब कहेंगे, जिसको कहेंगे मल्टीपल इमेज। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम समझते हैं कि भाई ये होता क्या है। जब 2 समतल दर्पण एक दूसरे के कोण पर रखे जाते हैं तो इनके बीच रखी गई वस्तु बहुप्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। सीधी सी बात है। आप 2 समतल दर्पण को अगर आप कुछ एंगल पर रखेंगे तो उसमें जो बनने वाला वस्तु का प्रतिबिंब होगा एक से अधिक होगा। चलिए, उसके लिए आपको पता चल जाएगा कि आप जो है कितना एंगल पर रखेंगे दर्पण को और उसमें कितना प्रतिबिंब बनेगा। एक फार्मूले से आप क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक फार्मूला है, क्या चीज़? 360 बटा थीटा। थीटा यानी कि एंगल -1। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं। अगर हम दर्पण को मान लीजिए कि दर्पण को जो है 60 डिग्री के एंगल पर रखते हैं। कितना डिग्री? 60 डिग्री के एंगल पर रखते हैं। ओके, अब 60 डिग्री के एंगल मतलब कि थीटा बराबर ये हो गया। क्या? थीटा बराबर। अब इस फॉर्मूले पे हम इसको बिठा देंगे, n = 360 बटा 60 -1। ठीक है, अब इसको हम काटेंगे तो आप देखिएगा कितना से कट गया? 6 से। ठीक है, यानी 60 छक 360। n बराबर कितना आ गया? 6 - 1 यानी कि 5। आप अगर दो दर्पण को 60 डिग्री के एंगल पर रखिएगा तो उसमें प्रतिबिंब कितना टोटल बनेगा? 5 को प्रतिबिंब बनेगा। इसी तरह से आप जितना एंगल पे रखेंगे उसके हिसाब से प्रतिबिंब बनेगा। तो आप इस फॉर्मूले से जांच सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जांच सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पे आप लोगों को हम बता दे रहे हैं थोड़ा सा कि इससे रिलेटेड एक प्रश्न हम आप लोगों को देते हैं। हमने जो बताया आपको क्या करना है कि 45 डिग्री एंगल पर जब आप 2 दर्पण को रखिएगा, समतल दर्पण को, तो कितना प्रतिबिंब बनेगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इसके बाद अगला जो टॉपिक है
अगला टॉपिक है क्या है देखिएगा, गोलीय दर्पण जिसको कहते हैं स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि क्या होता है, एक सर्कल में होता है, एक गोला में होता है। भाई गोलीय से नाम आपको पता चल गया कि भाई गोलीय दर्पण कह रहा है मतलब कि गोला से ही बना होगा। तो थोड़ा सा समझते हैं कि यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर, मान लीजिए कि कोई किसी कांच के खोखले गोले को काट दीजिए, जैसे यहाँ पे देख लीजिए ना, ये आपको दिख रहा है ना गोला, ठीक है। समझिएगा कि यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश, सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश या कलई कर दी जाए तो प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है, ठीक है। मान लीजिए क्या होता है ना कि गोलीय दर्पण का मतलब गोला, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं, मान लीजिए कि पूरा गोला है, अब इसको बीच से काट देंगे ऐसे, तो ये खोखला गोला हो गया, खोखला गोला हो गया ना। मान लीजिए इसको बीच से काट दिए, ये तो पूरा गोला था, बीच से काट दिए तो क्या हो गया, ये अर्ध गोला हो गया, ये खोखला गोला हो गया। जैसे गेंद है ना, गेंद को अगर बीच से हम काट देंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा खोखला गोला। अब उसके सतह पर मान लीजिए इधर क्या कर देते हैं, इधर पॉलिश कर देते हैं, क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। किसका पॉलिश करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट का पॉलिश करेंगे, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट का या चांदी का जो है कलई कर देंगे या परत चढ़ा देंगे, तो ये क्या करने लगेगा, दर्पण की तरह काम करने लगेगा कि नहीं, बिल्कुल करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि भाई ठीक है, गोलीय दर्पण तो पता चल गया कि एक गोला से बना हुआ जो दर्पण है उसको गोलीय दर्पण कहेंगे, ठीक है, गोले शीशे से। लेकिन भाई गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। यानी कि अवतल दर्पण कनकेव मिरर, उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दो प्रकार के गोलीय दर्पण होते हैं। अवतल, यहाँ पे आपको समझना होगा, थोड़ा सा समझिएगा, देखिए यहीं पे आप लोगों को बता देते हैं। अवतल, अवतल का मतलब होता है कि जिसका तल, मतलब ऐसा दर्पण जिसका तल धंसा हुआ है, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या है, धंसा हुआ है। जैसे कि मान लीजिए कि ये यहाँ से बीच से काट दिए, अब ये दो भाग में बट गया, एक इधर आ गया और एक इधर आ गया, दो भाग में बटा ना। अगर हम बाहर की ओर इस पे जो है क्या करते हैं कि कलई कर देते हैं, बाहर की ओर परत चढ़ा देते हैं सिल्वर का, तो इधर की ओर चमकना शुरू हो जाएगा, परावर्तक पृष्ठ इधर की ओर होगा, क्योंकि आप जब आगे इधर की ओर रहेंगे तो आपका प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे, जब पीछे की ओर इसका क्या होगा, पॉलिश किया हुआ रहेगा तब, ठीक है। तो जिसका तल धंसा हो, यानी याद रखिएगा अवतल, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है उसको हम अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए इसका धंसा हुआ है कि नहीं, पहले इसका जो परावर्तक पृष्ठ है धंसा हुआ रहेगा कि नहीं, देखिए खोखला है, धंसा हुआ रहेगा कि नहीं जी, धंसा हुआ है यानी कि अवतल है, ठीक। अब इसका पे देखिएगा उत्तल दर्पण किसको कहते हैं, उत्तल मतलब समझ आना कि क्या है उत्तल, उत्तल मतलब उठा हुआ, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होगा, परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ होगा। बस इसको जस्ट अपोजिट, हम उधर बाहर की ओर इसका पॉलिश कर रहे थे, इसका पॉलिश हम क्या करेंगे, अंदर की ओर पॉलिश कर देंगे। अब अंदर की ओर जब पॉलिश करेंगे तो इधर परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा, और परावर्तक पृष्ठ आप देखिए कि उठा हुआ हो जाएगा, परावर्तक पृष्ठ क्या हो जाएगा, उठा हुआ। परावर्तक पृष्ठ किसको कहेंगे भाई, जिधर से आप अपना चेहरा देख सकते हैं, ठीक ना, उधर को क्या कहेंगे, परावर्तक पृष्ठ कहेंगे। तो यहाँ पर जो है परावर्तक पृष्ठ इसका क्या है, उठा हुआ है। अब परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ है तो हम इस प्रकार के दर्पण को उत्तल दर्पण कहेंगे, यानी कि कन्वेक्स मिरर कहेंगे। तो यहाँ पे दोनों समझ में आ गया होगा। चलो बारी बारी से जो है डिफिनेशन के साथ जो है देखते हैं। देखिएगा अवतल दर्पण, जिस दर्पण के प्रकाश का परावर्तन अंदर की ओर दबी सतह से होता है अवतल दर्पण कहलाता है। सीधी सी बात है, वही है डेफिनेशन। जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ है या अंदर की ओर वक्रित है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे अवतल दर्पण कहेंगे। देखिए इसका जो है इधर की ओर, इधर आपका जो है पॉलिश किया हुआ है, अब इधर परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ है। अब यहाँ पे आप समझेंगे कि भाई इसकी दबी सतह पर क्या किया जाता है, इसकी दबी सतह पर पॉलिश कराई जाती है, ठीक है। और अवतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से आवर्धित या छोटा या बड़ा बनता है। याद रखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है हमेशा वास्तविक होता है, उल्टा तथा वस्तु से आवर्धित यानी कि छोटा या बड़ा बनता है, ठीक है। ये चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं, याद रखना है। अब इसके बाद जो है आगे हम लोग चलते हैं, क्या चीज़,
अवतल दर्पण के उपयोग, देखिए उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। सबसे पहले तो याद रखिए नाई जो होता है सैलून में जो बाल दाढ़ी बनाते हैं, वो जो शीशा लगाते हैं वो अवतल दर्पण का लगाते हैं। प्रयोग किया जाने वाला जो दर्पण होता है ये भी आपका अवतल दर्पण होता है। गाड़ी की हेडलाइट, गाड़ी का जो हेडलाइट होता है, देखिए हेडलाइट है ना गाड़ी का, ये हेडलाइट गाड़ी का होता है, ये जो है ये भी आपका अवतल दर्पण से बना होता है। सोलर कुकर में, टॉर्च लाइट में चम्मच का भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण की सतह का कार्य करता है। याद रखिए चम्मच का जो भीतरी पृष्ठ होता है, चम्मच ले लीजिए, वो दबा हुआ होता है ना, वो आपका अवतल दर्पण की तरह कार्य करेगा। सौर भट्ठी, सर्च लाइट, सौर भट्टी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इस तरह से वक्रित है। यहाँ सूर्य का प्रकाश पड़ेगा और ये जो है सौर भट्टी में यूज किया जाएगा इसका। ये है सर्च लाइट, इसमें भी जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाएगा। तो अवतल दर्पण लगभग आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सोलर कुकर ही है, सूर्य से बनाने वाला जो भोजन वाला जो होता है सोलर कुकर, वही है, इसमें भी आपका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्लियर यहाँ तक। इसके बाद देखिए उत्तल दर्पण, जिसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। ओके भाई, उत्तल है जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर केवल उभरा हुआ है, यानी कि बाहर उठल है, ठीक ना। देखिएगा जिस दर्पण में प्रकाश का परावर्तन उभरी हुई सतह से होता है उस दर्पण को यहाँ पर उत्तल दर्पण कहेंगे। क्लियर। उत्तल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, उसमें क्या था, वास्तविक था, और इसमें आभासी है, उसमें उल्टा बन रहा था, इसमें सीधा है और बहुत छोटा बनता है उत्तल दर्पण में। जब आप उत्तल दर्पण में देखेंगे अपना चेहरा तो छोटा दिखेगा। देखिएगा चम्मच का आप उलट करके और देखिएगा अपना चेहरा, ठीक है। साइकिल का जो घंटी लगा होता है ना, रिंग बेल होता है, उसमें आप देखिएगा अपना चेहरा, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, ये चीज़ है, क्लियर है। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग, भाई उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? देखो स्ट्रीट लाइट में किया जाता है और साइड मिरर में, वाहनों के साइड मिरर में इसका प्रयोग किया जाता है, और जो है स्ट्रीट लाइट में, जो गली मोहल्ला में जो लाइट लगा हुआ रहता है ना, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए मोटरसाइकिल, ट्रक, बस इत्यादि के साइड मिरर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। सड़क या गली के स्ट्रीट लाइट के परावर्तक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक उत्तल दर्पण का उपयोग। इसके बाद आगे चलते हैं। तो अगला टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन वो दर्पण में काम कर रहा था, लेकिन प्रकाश का अपवर्तन एक पारदर्शी माध्यम में काम करेगा। इसमें होता क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो प्रकाश के किरण का जो मार्ग होता है वो विचलित हो जाता है, यानी कि मुड़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे समझेंगे कि होता क्या है। सबसे पहले जो है आप देखेंगे इसका डेफिनेशन क्या होता है। प्रकाश की किरणें जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरणों की दिशा परिवर्तित हो जाती है या फिर मुड़ जाती है, और इसी प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ पे आपको हम दिखा दें कि मान लीजिए कि कोई एक प्रकाश का यहाँ पे क्या है, माध्यम है, और ये दूसरा जो है पार्ट में माध्यम 2 है, ठीक है। क्योंकि प्रकाश का मार्ग हर एक अगर देखा जाए पारदर्शी माध्यम में अलग अलग होता है प्रकाश की चाल। जैसे कि वायु में जो है प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये है निर्वात में या फिर वायु में प्रकाश की चाल है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि जल में प्रकाश की चाल या फिर कांच में प्रकाश की चाल अलग अलग होगी ना। अब यहाँ पे आप समझेंगे कि क्या होता है कि माध्यम 1 से जब कोई प्रकाश की किरण गति करती है और गति करने के बाद वो माध्यम 2 में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, यानी कि ये इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये क्या हो गया, थोड़ा सा मुड़ गया, ठीक ना। इसका कारण ये है, देखिए ये होता कैसे है आपको बता दें कि प्रकाश जो माध्यम है, मान लीजिए कि ये जो है क्या है, निर्वात, तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। ये क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल है। लेकिन जैसे ही वो माध्यम चेंज करती है तो प्रकाश की चाल या तो ज़्यादा होगा या तो कम होगा। लेकिन आपको पता है कि प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं मान लेते हैं कि दूसरा जो है कांच है, तो कांच में प्रकाश की चाल कम होगी, तो इसका जो है मार्ग विचलित हो जाएगा,
ठीक है। अब हम बताएंगे कि कब जो है विचलित होगा, कब दूर हटेगा और कब पास आएगा। हम इसको जांचने के लिए एक लंब दे देते हैं, एक लंब खींच देते हैं, है ना। लंब से पता चलेगा कि कितना जो है पास आया, लंब के पास आया या लंब से दूर हटा, ठीक है ना। इसीलिए एक लंब यहाँ पे खींच देते हैं। कुछ बातें आप लोगों को हम समझा देते हैं, यहाँ पे समझिएगा। देखिए अपवर्तन का नियम क्या कहता है, यानी कुछ अपवर्तन के नियम है। अपवर्तन के नियम को समझ लेते हैं, आपको दिखा देते हैं अपवर्तन के नियम की है क्या भाई। ये देखिए प्रकाश के अपवर्तन के भाई दो नियम होते हैं। कितने नियम हैं? दो नियम। पहला जो नियम है कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। सेम टू सेम लगभग वही है जो परावर्तन का था, लेकिन यहाँ पे आप समझेंगे। आपतित किरण ये क्या है? आपतित किरण है जो प्रकाश स्रोत से आ रही है, वो आपतित किरण है। और जब दूसरे माध्यम में गई तो इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? अपवर्तित किरण कहेंगे। ये है आपतित किरण, ये है अपवर्तित किरण है, ठीक है। और एक ये जो है आपका क्या है? ये अभिलंब है, अभिलंब। और तीनों एक ही क्या होते हैं? तीनों एक ही तल में होते हैं। याद रखिए, ये इधर से आया, ये अभिलंब यहाँ खींचा गया, ये जो है अपवर्तित किरण यहाँ यहीं से गुजरा, और तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये पहला नियम बताया गया आपको। अब दूसरा नियम कहता है कि भाई क्या कहता है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण आई, दो माध्यम है भाई, पहला और दूसरा माध्यम है, तो किन्हीं दो माध्यम के लिए आपतन कोण आई, मतलब आपतन कोण को यहाँ पर आई लिखा गया, आई बताया गया, ठीक है। आई की ज्या जिसको साइन ई से दर्शाया जाएगा या साइन थीटा भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तथा अपवर्तन कोण आर, अपवर्तन कोण आर, अपवर्तन कोण मतलब आर, याद रखिए। अपवर्तन जिसको कहते हैं क्या चीज़? रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन एंगल कहेंगे इसको, ठीक है ना। कि ज्या साइन का अनुपात एक नियतांक होता है, मतलब दोनों का अनुपात, इसका अनुपात किसका? आई का अनुपात और आर का अनुपात दोनों क्या होता है? नियतांक होता है। और इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे आप समझेंगे, देखिए इसका एंगल क्या है? कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो दोनों माध्यम का जो आधार है यही है ना, दोनों माध्यम का आधार यही है। तो आधार है तो भाई इसको हम क्या कह देंगे? साइन, है ना। ऊपर वाले को भी साइन मान लेते हैं, इसको हम कहेंगे साइन क्या? साइन आई, और इसको कहेंगे साइन आर, ठीक है। साइन आई और साइन आर दोनों क्या हो गया? अगर देखा जाए तो दोनों अलग अलग माध्यम है, तो इसको बट्टा में बांट दिए। यहाँ पे आप समझेंगे इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं, यानी कि साइन आई बटा साइन आर बराबर नियतांक। अब इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर समझिएगा अपवर्तनांक। देखिए अपवर्तनांक होता क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। देखिए अपवर्तनांक को यहाँ पर जिसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि म्यू से इसको सूचित किया जाता है। किससे? म्यू से। किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम प्रकाश की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम या अधिक है। मतलब कि देखिए होता क्या है, सबसे पहले समझिएगा। यहाँ पे क्या है? अपवर्तनांक है। अपवर्तन पढ़े अभी, अपवर्तन पढ़े, लेकिन अपवर्तनांक है, मतलब कि अपवर्तन कितना हुआ अगर हम उसको जांच लेते हैं और अंक के रूप में बताते हैं तो वो अपवर्तनांक हो जाता है। सीधी सी बात है। देखिए तो वही चीज़ है, यहाँ पे इसके लिए एक फार्मूला दिया गया है, आप देख सकते हैं। माध्यम का अपवर्तनांक, जिसमें हमको जिस माध्यम का अपवर्तनांक याद करना है उसके बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल। पता है आप लोगों को, निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और माध्यम में प्रकाश की चाल, जब आपको निर्वात में प्रकाश की चाल पता है, माध्यम में प्रकाश की चाल पता है, तो माध्यम का अपवर्तनांक ऑटोमेटिक आप क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से इस फॉर्मूले पे आप क्या करेंगे? इसको हल करेंगे। क्लियर है? तो अब इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए प्रकाश के अपवर्तन के कुछ व्यवहारिक उदाहरण। भाई प्रकाश के अपवर्तन हम लोगों को कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, ये चीज़ भी समझना जरूरी है, ठीक है। देखिएगा अपवर्तन के कारण ही किसी गिलास अथवा बीकर में डूबी हुई छड़ अथवा पेंसिल टूटी हुई या मुड़ी हुई प्रतीत होती है। मतलब देखिए होता क्या है, आप लोग देखिएगा घर पे भी कि कांच का गिलास में आप जल रख दीजिए और उसमें आप पेंसिल को डाल दीजिए। पेंसिल को जैसे ही डालिएगा तो आप देखिएगा कि पेंसिल लगेगा कि मुड़ा हुआ है या टूटा हुआ ऐसा प्रतीत होगा। तो ये ये भी आपका प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। रात्रि में ताप परिवर्तन के कारण वायुमंडल की विभिन्न परतों का घनत्व बदलता रहता है, कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण वायु का अपवर्तनांक बदलता रहता है और इसी कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। मतलब कि आपको पता है कभी जो है वायु सघन माध्यम और विरल माध्यम
में बदलते रहता है। सघन माध्यम में ज़्यादा अगर देखा जाए तो ज़्यादा क्वांटिटी में हो गए गैस, और जो विरल माध्यम है कम क्वांटिटी में गैस हो गया। मतलब एक प्रकार से कहें कि वायु ज़्यादा आ गया तो हो गया सघन माध्यम, और वायु अगर कम है तो वो विरल माध्यम हो गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्रकाश जब उससे गुजरेगी, तो आपको अभी अपवर्तन का नियम बताए थे कि एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण गुजरती है तो वो अपने दिशा से भटक जाती है। मतलब उसका जो प्रकाश की किरण का जो होता है, प्रकाश की किरण विचलित हो जाता है। ठीक है, मुड़ जाता है। तो यही बार बार जब प्रक्रिया होगी तो हमें तारे टिमटिमाते हुए नजर आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद थोड़ा समझिएगा, देखिएगा, धरातल के ऊपर की ओर जाने पर वायु का अपवर्तनांक कम होता जाता है तथा प्रकाश का बार बार अपवर्तन होते रहता है, जिसके फलस्वरूप सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज से नीचे होने पर भी दिखाई देता है। यहाँ पर आप लोगों को जो है सूर्य क्या होता है कि सूर्य अभी उदय हुआ नहीं और सूर्य जो है दिखाई देना, सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज से नीचे होने पर भी दिखाई देता है। मतलब हम लोग सामने नहीं है वो, है ना, लेकिन फिर भी दिखता है। इसका रीज़न ये है कि भाई उसका अगर देखा जाए तो अपवर्तनांक के कारण ही ऐसा होता है, अपवर्तनांक के कारण ही ऐसा होता है। याद रखिए, धरातल के समीप की वायु का अपवर्तनांक अधिक होता है तथा जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं यह घटता चला जाता है। मतलब धरातल के समीप वायु का अपवर्तनांक अधिक होता है तथा जैसे जैसे ऊपर चले जाइएगा ये घटते जाता है, क्योंकि वायु अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो धरातल पर ही है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा तो वायु का मात्रा बता सकते हैं कि आप क्या करिए कि एक जो है शीशे का या फिर बाल्टी ले लीजिए, बाल्टी में जो है आप क्या करिए पानी ले लीजिए और सिक्का को उसमें डाल दीजिए। अब देखिए सिक्का जहाँ आपको दिखाई देगा वहाँ पर आप हाथ लगाइए यानी निकालने के लिए, लेकिन वहाँ पर सिक्का आपको दिखेगा नहीं, वहाँ पर सिक्का नहीं मिलेगा, दूसरे जगह मिलेगा। ये भी कारण किसका होता है? तब यह है अपवर्तन के कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। यहां देखेंगे ये तो हो गया। इसी कारण सूर्य, तारे तथा आकाश में ऊंचाई पर उड़ता हुआ वायुयान अपनी वास्तविक स्थिति से ऊंचा दिखाई देता है। मतलब कि देखिए जो भी कारण बताए, इसी कारण से सूर्य, तारे तथा आकाश में ऊंचाई पर उड़ता हुआ वायुयान अपनी वास्तविक स्थिति से ऊंचा दिखाई देता है। मतलब कि जहाँ पे वो होता है वहाँ पे नहीं दिखाई देता है, वो दूसरे जगह दिखाई देता है। ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ पे आप समझेंगे जल की सतह पर प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तालाब की गहराई उसकी वास्तविक गहराई से कम दिखाई पड़ती है। आप तालाब में देखेंगे, अगर स्वच्छ जल है और आप तालाब में देखेंगे तो तालाब जो है लगेगा कि तो ज़्यादा गहरा नहीं है, लेकिन वो ज़्यादा गहरा हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये भी जो है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। क्लियर है? इसके बाद देखिएगा लेंस। अब हम लोग लेंस पढ़ेंगे। लेंस कैसे बनता है आप यहाँ पे देखिएगा। जब दो गोलीय दर्पण को मिला देंगे ना, यहाँ पे देख लीजिए, जब दो गोलीय दर्पण को क्या करेंगे, इस तरह से मिला देंगे तो लेंस बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लेंस के बारे में समझते हैं। देखिए, लेंस ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो दो गोलीय पृष्ठों या एक गोलीय तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है। ठीक है, समतल पृष्ठ से भी हो सकता है और दो गोलीय दर्पण से भी ये जो है बनाया जाता है लेंस। ये दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ठीक है ना, याद रखिएगा, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। इसके बाद आगे चलेंगे, देखिएगा उत्तल लेंस जिसको बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं? कन्वेक्स लेंस बोलते हैं। देखिए, उत्तल लेंस बीच में से मोटे तथा किनारों पर से पतले होते हैं। मतलब कि याद रखिएगा, जो उत्तल लेंस होते हैं वो दोनों सतह, जिसका दोनों सतह क्या होता है, उठा हुआ होता है इस तरह से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस बोलते हैं। ये कैसे बनाया जाता है थोड़ा सा यहाँ पे हम बताते हैं डायग्राम में कि कैसे बनाया जाता है। देखिएगा, मान लीजिए कि दो गोलीय लेंस दर्पण ले लिए, इस तरह से ऐसे कर दिए। ये जो बीच वाला स्थान है ना, ये जो बीच वाला स्थान आपको दिख रहा है, ये क्या हो गया पता है? ये हो गया आपका, ये हो गया आपका क्या चीज़? उत्तल लेंस हो गया। और ये पारदर्शी होगा, दर्पण का प्रयोग नहीं करेंगे यहाँ पे, दर्पण नहीं, क्या दर्पण का नहीं, एक शीशा कहिए, गोलीय शीशा, दो गो रख देंगे इसे एक दूसरे पर तो ये बन जाएगा क्या चीज़? ये बन जाएगा उत्तल लेंस बन जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे उत्तल लेंस को आप समझ गए। इसके बाद जो है यहाँ समझेंगे, किसी उत्तल लेंस, याद रखिएगा, किसी उत्तल लेंस के दो फोकस होते हैं। कितने फोकस होते हैं? दो फोकस होते हैं। लेंस का केंद्र बिंदु प्रकाशिक केंद्र कहलाता है और उत्तल लेंस में प्रतिबिंब वास्तविक, आभासी और उल्टा सीधा बनता है। यहाँ पे समझिएगा, लेंस, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब जो बनता है वास्तविक बनता है, आभासी बनता है, उल्टा एवं सीधा बनता है।
ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। उल्टा भी बनता है, सीधा भी बनता है, बताएंगे कब 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 बनता है, यहाँ पे देखेंगे। अवतल लेंस किसे कहेंगे? देखिए कनकेव मिरर लेंस कहते हैं इसको। अवतल लेंस बीच में से पतले तथा किनारों पर मोटे होते हैं। मतलब कि अवतल लेंस जिसका तल, दोनों तरफ का तल क्या होता है? धंसा हुआ होता है। दोनों तरफ का तल क्या होता है? धंसा हुआ होता है। ठीक है, ये कैसे बनाया जाता है थोड़ा सा देखिएगा, ये समझने का प्रयास कीजिएगा। दो गोलीय पृष्ठ को ले लिए इस तरह से, ठीक है, ऐसे ले लिए, बीच में यहाँ पे आप देखो दोनों को, ये क्या बन गया? बना कि नहीं लेंस? यहाँ पे हम इधर से मिटा देते हैं, देखिए बन गया, ये लेंस बना ना, ठीक है, ये लेंस बन गया। ये कौन सा लेंस हो गया? अवतल, जिसका दोनों तरफ का जो तल होता है क्या होता है? धंसा हुआ होता है, वो अवतल है, बाकी साइड में मोटा होता है। क्लियर है? यहाँ पे आप देखेंगे कि अवतल लेंस, देखिए अवतल लेंस दो गोलों के भाग होते हैं, इसके दो फोकस बिंदु होते हैं। दो गोला के भाग होता है, इसलिए ये दोनों तरफ फोकस होता है, इधर भी फोकस होता है और इधर भी फोकस होता है, दोनों। क्योंकि लेंस में आप इधर से भी प्रकाश को गुजार सकते हैं, इधर से भी देख सकते हैं, इधर से भी देख सकते हैं, मतलब कि दोनों तरफ से आप इसको देख सकते हैं, इसलिए दोनों तरफ इसका फोकस दूरी होगा। और ये दो गोलों से मिलकर के बना होता है, इसलिए दो फोकस होगा इसका। अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा होता है। अवतल लेंस का प्रतिबिंब जो बनता है आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा होता है। क्लियर यहाँ तक? इसके बाद आगे चलते हैं, समझिएगा लेंस के उपयोग, कहाँ कहाँ लेंस का उपयोग किया जाता है ये भी हम लोग जो है देख लेते हैं। देखिएगा कि उत्तल लेंस का उपयोग घड़ी साज जो है, घड़ी के छोटे छोटे पुर्जों को देखने के लिए करते हैं। भाई घड़ी जो छोटा छोटा होता है, उसमें सोचिए कितना छोटा छोटा यंत्र लगा हुआ होगा, कितना यंत्र का पार्ट होगा, तो उसको इतना छोटा होता है कि उसको देखने के लिए जो है यहाँ पर जो घड़ी साज है वो उत्तल लेंस का प्रयोग करेगा, है ना। और उत्तल लेंस का प्रयोग करेगा तो क्या होगा? उसका जो घड़ी का जो पुर्जा होगा वो बड़ा दिखेगा। पुर्जा का मतलब उसमें जो यंत्र होगा, छोटा छोटा जो सामान होगा, उसको यहाँ पर पुर्जा कहा गया है, ठीक है। तो वो छोटा छोटा है तो बड़ा बड़ा दिखेगा उत्तल लेंस से, तो आसानी से वो बना लेगा। डॉक्टर आँख कान के अंदर देखने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग क्या करता है? याद रखिएगा, डॉक्टर जो है कान के अंदर, है ना, आँख में, ठीक है, इसको देखने के लिए डॉक्टर क्या करता है? उत्तल लेंस का उपयोग विभिन्न प्रकाशिक यंत्रों जैसे दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप, फोटोग्राफिक कैमरा, इसमें भी जो है लेंस लगाया जाता है, किया जाता है। मानव नेत्र में उत्पन्न दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में उचित फोकस दूरी यानी उत्तल एवं अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मान लो कि मानव नेत्र जो है खराब हो गया, दृष्टि दोष आ गया, आगे हम लोग पढ़ेंगे दृष्टि दोष। मान लीजिए दृष्टि दोष आ गया, तो दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल या अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, यहाँ भी हम लोग समझ लेते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। भाई प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? देखिए होता क्या है। वर्ण का मतलब अगर साइंस की भाषा में अगर देखा जाए तो कलर होता है। वर्ण का मतलब क्या होता है? कलर होता है, यहाँ पे समझेंगे, यानी वर्ण विक्षेपण। देखिए सबसे पहले तो समझते हैं कि प्रकाश, जो श्वेत प्रकाश होता है, वो सात कलर होते हैं, उसमें मिक्सअप होते हैं 7 कलर, याद रखिएगा। 7 कलर से मिलकर के जो है बना होता है श्वेत कलर, जो हम लोग जो है देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझेंगे कि भाई वर्ण विक्षेपण क्या है, ठीक है। अब हमको पता भी करना है, हम तो जान गए कि भाई श्वेत प्रकाश में 7 कलर होता है, लेकिन इसको हम जांचेंगे कैसे? तो देखिए एक प्रिज्म लेंगे, ठीक है। अब प्रिज्म से हम क्या करेंगे? श्वेत प्रकाश को गुजारेंगे, और जैसे ही प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारेंगे तो वो जो प्रिज्म होगा वो इसे 7 अलग अलग भागों में बांट देगा, अलग अलग कलरों में बांट देगा, जैसे इंद्रधनुष में होता है। इंद्रधनुष देखते हैं 7 कलर का होता है ना जी। तो यहाँ पे आप समझेंगे कि जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपने मार्ग से विचलित होकर विभिन्न रंगों के समूह में विभक्त होते हैं, और इस परिघटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। ठीक है, 7 विभिन्न रंग कौन कौन होता है? तो बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, जिसको हम लोग बैजानी ह पिनाला भी कहते हैं। बैजानी ह पिनाला शॉर्ट में कहते हैं, याद रखने के लिए बैजानी ह पिनाला। एक लाइन में पढ़ दीजिए, बैजानी ह पिनाला,
ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, VIBGYOR, विब्जियोर। इसको पढ़ेंगे विब्जियोर। विब्जियोर क्या हो जाएगा? वायलेट हो जाएगा, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है, नारंगी। तो ये चीज़ होता है, आप इंग्लिश में भी याद रख सकते हैं और इसको हिंदी में भी याद रख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे आप समझेंगे, इसको थोड़ा फिगर के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं आप लोग, ये प्रिज्म है ना? क्या है? प्रिज्म है, जो पारदर्शी कांच यानी पारदर्शी कांच का बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 3 कांच को बनाया गया, 3 कांच से बनाया गया है त्रिभुजाकार, ठीक है, ये प्रिज्म है। और जब हम वाइट लाइट को, श्वेत प्रकाश को इसे गुजारते हैं, तो जैसे ही यहाँ पे ये चेंज होता है, इसका माध्यम चेंज होता है, तो ये अलग अलग भागों में क्या हो जाते हैं? बट जाते हैं, अलग अलग भागों में बट जाते हैं। आपको यहाँ बता दें मेन पॉइंट क्या है। देखिए, ऊपर रेड, फिर ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ये होते हैं। सबसे ऊपर वाला कौन है? रेड है, सबसे ऊपर वाला रेड है। याद रखिए, रेड अगर यहाँ ऊपर वाला सबसे है, मतलब इसका विचलन सबसे कम हुआ है, इसका विचलन सबसे कम हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि विचलन जो होता है वो लाल का सबसे कम होता है, और वायलेट यानी बैंगनी कलर का विचलन सबसे अधिक होता है, ठीक है ना। याद रखिए, एक लाइन में जो है सजा हुआ है ये, ओके। यानी कि आप देखेंगे लाल कलर का विचलन, या फिर हम विचलन का मतलब तरंग दैर्ध्य से बता देंगे, तरंग दैर्ध्य। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है उसमें किस कलर का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तरंग दैर्ध्य का मतलब तरंग लंबाई, ठीक है, तरंग लंबाई, यानी कि लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो सबसे अधिक होता है। इसीलिए तो हर एक खतरे वाले जगह पर जो है लाल रंग के लेंस, लाल रंग के जो है लाइट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि लाल रंग जो है दूर तक आपको क्या होगा? दिखाई देगा, ठीक। वो क्या होगा? लाल कलर जो होता है उसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है, इसीलिए वो दूर तक जाता है, उसका वो प्रकाश के मार्ग में विचलित नहीं होता है, मतलब कि कम विचलित होता है, ठीक है। बाकी बैंगनी कलर का जो प्रकाश होता है उसका विचलन सबसे अधिक होता है, ठीक है, तो उसका तरंग दैर्ध्य भी सबसे कम होता है। याद रखिएगा, तरंग दैर्ध्य जिसको लैम्डा से सूचित करते हैं, ओके। इसके बाद जो है आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे आप समझेंगे, देखिएगा, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, मतलब प्रिज्म द्वारा, देखिए लाल प्रकाश जो होता है, कुछ बातें हैं इसको समझते चलेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप समझेंगे, ठीक है, कुछ बातें हैं इसको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए, लाल प्रकाश की किरण में विचलन सबसे कम तथा बैंगनी प्रकाश किरण में विचलन सबसे अधिक होता है। ये तो बता चुके हैं आप लोगों को। लाल, हरा और नीला प्राथमिक रंग है। प्राथमिक रंग का मतलब कि जितने भी कलर हैं यह तीनों कलर से क्या है? यही तीनों कलर से मिलकर के बनाए जाते हैं, जितने भी कलर हैं, ठीक है। यानी कि लाल, हरा तथा नीला। अगर इसको याद रखना है तो याद रखना, ठीक ना। ठंडी आ रहा है, लोग नहीं नहाते हैं, तो हम कहते हैं कि नहा ले। क्या कहते हैं? नहा ले। नहा ले मतलब न से हो गया आपका नीला, ह से हरा, ल से लाल, यानी कि नहा ले। भाई ठंडी आ रहा है, नहीं नहाओगे, नहा लो, ठीक ना। तो प्रिज्म के द्वारा जो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण आपको पता चल गया। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको जो है ये वीडियो कैसा लगा। और फिर नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जो है जय हिंद, जय भारत। और हाँ है, सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। मौज मस्ती करिए, बस उसके बाद फिर से लगन से पढ़ाई में जुट जाइए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।